स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। श्रेय और मैं हाजिर हैं आपके सामने और अगले 15-20 मिनट हम रहेंगे और बात करेंगे मार्केट्स की, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की। अगर आपका कोई ट्रेड फंसा हुआ है या अगर आप किसी स्टॉक पर अगर व्यू लेना चाहते हैं, उन सब पर बातचीत होगी। और काफ़ी लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा हैरान था श्रेया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि साल का एंड है, वॉल्यूम्स इतने कम हैं तो शायद लोग छुट्टी पे ना गए हों, लेकिन क्लियरली लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं हमारा और सवाल पे सवाल आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून शेयर। गुड आफ्टरनून सर। एग्जैक्टली जैसा कि मैंने टीजर में भी कहा कि लोग काफ़ी इस शो को प्यार देते हैं और कुछ एक आध दिन हम पंचनामा कर नहीं पाए, उसकी भी शिकायतें मुझे पर्सनली आ रही थी कि पंचनामा क्यों नहीं हो रहा है। सर लोग आपसे भी पूछ रहे थे कि पंचनामे में आप क्यों नहीं आ रहे हैं। खैर, लेकिन मार्केट की बात की आज सर, मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआत अच्छी हुई थी, जाते जाते वक्त फिर निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस देखी नहीं गई। वही निफ्टी बैंक की अच्छी शुरुआत हुई थी, हालांकि रिकवरी क्लोजिंग के वक्त देखी गई, लेकिन वैसी रिकवरी देखने को नहीं मिली जैसे कि उम्मीद थी। जहां पीएसयू बैंक्स ने पुश किया बाजार को, वहीं प्राइवेट बैंक्स ने ड्रैग किया है। और अगर गेनर्स और लूजर्स पे नज़र रखें तो कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पे अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली, उसमें शामिल थे अडानी पोर्ट्स। इसमें 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी आज इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली। एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंशियल भी इस लिस्ट में शामिल। साथ ही कुछ स्टॉक्स गिरे, एशियन पेंट्स, टाइटन जैसे स्टॉक्स में तगड़ा डेंट पड़ता हुआ दिखा। और सेक्टर स्पेसिफिक एक बार नज़र डालें तो मीडिया, आईटी और मेटल ने ड्रैग किया। एफएमसीजी भी इस लिस्ट में शामिल था, इसने भी कहीं ना कहीं बाजार को ड्रैग किया। वही बैंक निफ्टी में शुरुआत में अच्छी तेज़ी थी, लेकिन जाते जाते लाल निशान पर बंद हुआ। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा का आज दिन था, और पीएसयू बैंक तो है ही इसमें शामिल। ओवरऑल व्यू ये था मार्केट का। लेकिन सर अब जो सवाल है, एक आखिरी कारोबारी सत्र बचा इस हफ्ते का, और निवेशकों को डर कहीं ना कहीं लग रहा है, इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं डर है बाजार के वोलेटिलिटी को लेकर। क्या हिदायत, क्या स्ट्रैटेजी, रणनीति वो अपनाएं? देखिए श्रेया, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। आज जो भी होगा या कल जो भी होगा या फिर मंडे और ट्यूसडे को जो होगा, प्लस उसमें एक दिन और ऐड कर दीजिए वेंसडे का, जो न्यू ईयर का डे है जिसमें हम ट्रेड कर रहे होंगे, बाकी पूरी दुनिया बंद होगी। तो उसको ना कोई किसी तरीके का इक्विलिब्रियम ना समझें इस मार्केट का। और उसके बाद उसमें 2 दिन और, थर्सडे फ्राइडे, मुझे लग रहा है लोग उसके बाद ही 6 तारीख से आपके वॉल्यूम्स पिकअप होंगे। 6 तारीख के बाद आपका असली ट्रेंड बनेगा और उस समय मार्केट का सच से सामना होगा 2 कारणों से। एक तो एफआईआई वापस लौटेंगे छुट्टी के बाद। अब वो देखते हैं, वो इस मार्केट में ध्यान रखिएगा 23,600 पे वो सेलर थे। अगर ये मार्केट किसी तरीके से 23,800-900 तक पहुंच जाती है तब तक, तो क्या वो सेल करेंगे। दूसरा, अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी उसके बाद। 6 तारीख को तो नहीं होगी, लेकिन और 3-4 दिन के बाद अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी। उसमें क्या व्यू रहेगा, किस तरीके की अर्निंग्स आएंगी, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मेरा ये मानना है श्रेया कि अगले साल भी ना पहले 2-3 महीने मार्केट काफ़ी आपको वॉलेटिलिटी देगा। और एक समहाउ फीलिंग ये आ रही है कि मार्च अप्रैल तक का फेज़ मार्केट के लिए काफ़ी टफ रहने वाला है, लेकिन सेकेंड हाफ मार्केट के लिए काफ़ी शानदार हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इवन आज का आरबीआई का बुलेटिन देखें, कुछ साइंस दिख रहे हैं मार्केट्स में रिकवरी के, अर्निंग्स में रिकवरी के। और बहुत लोगों का ये मानना है कि Q4 में शायद थोड़ी रिकवरी आएगी और अगले साल के Q1 और Q2 से रिकवरी फुल पिकअप करेगी। तो इस वजह से ये मेरा मानना है कि अगले साल आपको शायद बेटर रिटर्न्स देखने को मिले। तो थोड़ा केयरफुल रहें, बहुत ज़्यादा पैसा अभी कभी ना कमिट करें। इस मार्केट में तरीका बताया क्या है, अपनी एसआईपीज़ को इंटैक्ट रखें और अपनी एसआईपीज़ को बढ़ा दें। अगले 6 महीने अपनी एसआईपीज़ को थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि मार्केट आपको मौके दे रहा है या तो इन लेवल्स पर बाय करने का या और लोअर लेवल्स पे ऐड करने का। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी मार्केट को लेकर। तो ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। लेकिन सर स्टैगर्ड मैनर में। लेकिन Q3 की सर बात की आपने कहा कि वहाँ पे अर्निंग्स को लेकर जो असमंजस है, वहाँ पे सुधार देखने को मिल सकता है इस बार Q3 में। नहीं, Q3 में नहीं, Q3 तो मुझे लग रहा है कि वीक ही रहेगा। लेकिन कुछ साइंस इंप्रूवमेंट के आएंगे, कुछ कंपनियां कहेंगी कि हाँ Q4 से सिचुएशन इंप्रूव होगी। फर्स्ट साइन ऑफ इंप्रूवमेंट Q4 से देखने को मिलेगा और असली रिकवरी अगले साल के Q1 और Q2 से आएगी। तो ये मेरा बेसिकली यहाँ पर व्यू है। चलिए सवाल लेते हैं। विशाल गोयल का सवाल है, एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल। विशाल जी, ये तो वही बात होगी, मैं आपसे पूछूं विराट कोहली या रोहित शर्मा। आजकल तो दोनों खराब चल रहे हैं, लेकिन कभी तो दोनों फॉर्म में रहे थे। तो जब पीक फॉर्म में थे तो आप किसको पसंद करेंगे? आपका जवाब तो होता ना दोनों। तो दोनों, मेरा भी जवाब ही रहेगा कि मोतीलाल और एंजल, दोनों पर मैं इक्वली बुलिश हूँ। कोई मेरे को उसमें वो टेंशन नहीं है। आप 2 ट्रेंडिंग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मिस यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। देखिए, एक दिन तो छुट्टी थी,
और बाकी एक दिन हम नहीं थे, वरना अदरवाइज तो हम रोज़ ही आते हैं यहाँ पे। हिटमैन एंजल 1 पे अभी पहले तो कह रहे हेलो सर मैम और गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू हिटमैन। वैसे एंजल 1 पे क्या व्यू रहेगा आपका सर? आपने तो बता ही दिया, जिनके पोर्टफोलियो में वो क्या करे, या फिर एडिंग के जो चाहते हैं फ्रेश बाइंग करना, क्या सलाह रहेगी उनको इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए, पोर्टफोलियो में तो बने रहें। फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो ये ध्यान रखिए कि ये स्टॉक यहाँ से एक बार के लिए करेक्ट हो सकता है, वो करेक्शन आपको और मौका देगी बाय करने का। अगर आपका 10 साल का व्यू है ना, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 10 साल में श्रेया ये स्टॉक अगर 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में भी हो, तो जो आज 3,000 से थोड़ा कम है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उस तरीके की अर्निंग्स ग्रोथ आपको इन कंपनियों में दिखाई देगी। इसके लिए भारतीय हेक्साकॉम बाय और सेल फॉर शॉर्ट टर्म, देखिए रोहित जी चार्ट देख लीजिए, समझ में आ जाएगा इतने स्ट्रॉन्ग स्टॉक को क्यों सेल करेंगे आप, मतलब ही नहीं उठता। भौमिक जी, आपके पास MSCI के शेयर्स हैं अनलिस्टेड मार्केट में, अब तो आपकी लॉटरी लग गई, बने रहिए। मेरे ख्याल से ऑलरेडी अनलिस्टेड मार्केट में इसमें काफ़ी ऑलरेडी अच्छे मूव आ चुके हैं। देखिए, लिस्टिंग अभी आप एक्सपेक्ट मत करिए, ये तो बहुत जल्दी का सवाल हो गया भौमिक जी। अभी तो इन्वेस्टर्स आए हैं, अभी उसको टर्न अराउंड करेंगे। अब तो NSE की लिस्टिंग नहीं हुई, तो टाइम लगेगा। ये अगर आप लिस्टिंग के साथ सोचें टाइम लगेगा। हाँ, अनलिस्टेड मार्केट में ऑलरेडी आई डोंट नो आपने कितने पे लिया है, 1 रुपया 2 रुपये पे लिया है, कितने पे लिया है। ऑलरेडी 7 रुपये का रेट हो चुका है अनलिस्टेड मार्केट में, जो मुझे लग रहा है धीरे धीरे आगे जाके शायद और बढ़ सकता है। ठीक है सर, धारव जी ने NTPC ग्रीन पे पूछ रहे हैं, इसका लॉक इन पीरियड का खत्म हुआ था आज और गिरावट देखी गई इस पर्टिकुलर काउंटर में, लगभग 6% की गिरावट 125 पर क्लोज हुआ है। NTPC ग्रीन पे क्या करना चाहिए धारव जी को? देखिए, बिल्कुल आज लॉक इन खत्म हुआ तो इस वजह से लोग बेचने आ गए, लेकिन इस स्टॉक ने बहुत अच्छा किया लिस्टिंग के बाद से। और हालांकि लिस्टिंग फ्लैट रही थी इसकी, उसके बाद पिकअप किया इसने, थोड़ा सा सरप्राइज़ किया था लोगों को लिस्टिंग के वक्त। मेरे ख्याल से ये मौका है आपके पास ऐड करने का, अगर आपके पास नहीं है तो ये मौका है एंट्री करने का, क्योंकि देखिए ग्रीन एनर्जी अगले 3 साल के लिए बड़ा सेक्टर रहने वाला है श्रेया, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो इसके लिए ये मौका रहेगा अभी फिलहाल इस गिरावट में ऐड कर सकते हैं, गिरावट में इस समय ऐड करने का। HPCL की 220 की कॉल है जनवरी सीरीज़ की। देखिए, HPCL जैसे स्टॉक्स को ना आप कॉल पुट के थ्रू नहीं ट्रेड कर सकते। मेरा ये मानना है कि स्पेशली अब आप इसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर लें, वो बेटर रहेगा। एक स्टॉप लॉस लगा दें, क्योंकि उतना स्टॉप लॉस लगा दें जितने का आप प्रीमियम दे रहे हैं, तो उतना तो वैसे ही आप लॉस करने को तैयार थे, है ना। तो उस हिसाब से करें। PNB हाउसिंग फाइनेंस पर आज एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, वो काफ़ी बुलिश हैं, और मेरा भी ये मानना है कि हाउसिंग फाइनेंस अगले साल काफ़ी अच्छा करने वाला है। सकते हैं, बिल्कुल। अमोल जी पूछ रहे हैं, हेलो अनु सर, योर व्यू ऑन टीटागढ़ रेल सिस्टम। आज इसमें हालांकि गिरावट आई है 4.5% से ज़्यादा, ये टूटा और 1169 के लेवल पर क्लोज हुआ है सर। वैसे ये पर्टिकुलर जो सेक्टर ही है, और आपने बहुत बार पंचनामा में भी बताया है कि पर्टिकुलर काउंटर से सेक्टर के अच्छा कर सकते हैं, टीटागढ़ उसमें से एक है। तो ये जो गिरावट आई उसमें क्या अभी बाइंग की सलाह रहेगी? नहीं, देखिए इन स्टॉक्स को आप चेज़ नहीं कर सकते श्रेया। ये जब बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना, 3 महीने पहले इनमें बड़ी गिरावट आई थी रेलवे स्टॉक्स में, डिफेंस स्टॉक्स में, तब मौके थे। अब नहीं इन लेवल पे आप चेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत महंगे हैं अभी ये स्टॉक। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि इनमें एक प्री बजट रैली आती है, उसके बाद पोस्ट बजट वो सेल ऑफ भी आ जाता है इनमें। तो अब आप ऑलरेडी इतना पास हैं बजट के, लास्ट माइल रैली के लिए क्यों खेलना है, मेरा मानना है। एक अच्छी खासी करेक्शन आ जाए उसके बाद बाय करिएगा। आपका एक सवाल आ रहा है रॉक STP का, हेलो अनुज सर, वी मिस यू लॉट इन मार्केट का पंचनामा, योर ऑप्शन ऑन संवर्धन मदरसन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। सर मैं सिर्फ एक दिन नहीं आया था, बाकी तो मैं रोज़ आता हूँ, और उस दिन भी श्रेया तो ठीक है। संवर्धन मदरसन पर देखिए मेरा व्यू ये रहेगा, अगर टेस्ला की इंडिया में एंट्री हुई, जो कि बहुत लाइकली है, तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी संवर्धन होगी। यहाँ से लेकर अगले 6 महीने आप इस स्टॉक में SIP करिए, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि इसमें एक बड़ी रैली आएगी यहाँ से। मनीष जैन कह रहे हैं FPI को हटाओ, इंडियन इन्वेस्टर्स को बचाओ। देखिए ये सब चीज़ें ना फ्रैंकली ये अभी अच्छी लग रही हैं आपको, ये अभी आप बोल सकते हैं ये FPI थे जो इस मार्केट को यहाँ तक लेके आए हैं, वरना कहाँ थी हमारी मार्केट। 91 में सेंसेक्स पता कितने पे था, निफ्टी पता कितने पे था, 2000 का जो .com का बबल जब बस्ट हुआ था उसके बाद पता हम कहाँ तक गिर गए थे। 2003 में जो रैली की शुरुआत हुई थी पूरी की पूरी FIIs ने स्पॉन्सर की थी। तो इसके लिए ये सब चीज़ें आप इस तरीके से ना बोलें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। FIIs की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी मार्केट को, और इसके लिए अब आप ये मत सोचिए कि हमको FI की ज़रूरत नहीं है या FI हटाओ मार्केट बचाओ, ऐसी बातें मत बोलिए, बहुत हमको ज़रूरत है। आई हैव गॉट जोमेटो जैन फ्यूचर एट 285, व्हाट्स द व्यू, अभिषेक पूछे। देखिए अभिषेक जी, जोमेटो मेरा ये मानना है कि पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको आप ट्रेडिंग के हिसाब से ना देखें,
और अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस रखें जैसा कि आप किसी भी स्टॉक में रखेंगे, 3, 4, 5% का, जितना भी आप रखना चाहें बेसिकली। ठीक है, लेट द गेम बिगिन का सवाल लेते हैं। कह रहे हेलो अनुज जी, श्रेया जी, बोथ ऑफ लुकिंग गुड इन पिंक, थैंक यू। एनी व्यू ऑन एम्बर एंटरप्राइजेस, कैन इट बी नेक्स्ट डिक्सन होल्डिंग फ्रॉम आईपीओ? सर एम्बर एंटरप्राइजेस मतलब मैं खिलाड़ी नंबर 1 भी शो कर रही हूँ आजकल, और एक्सपर्ट्स की राय भी इसमें एम्बर एंटरप्राइजेस में आती है। जिस तरीके से तेज़ी पर्टिकुलर काउंटर ने बीते कुछ दिनों से दिखाई है, आज भी 10% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली, 52 वीक हाई लगाया है इसका। क्या लग रहा है एम्बर एंटरप्राइजेस क्या नेक्स्ट डिक्सन बन सकता है? सवाल ये है। देखिए, नेक्स्ट क्या बनेगा ये तो कह नहीं सकते। वैसे एम्बर ने भी ख़राब नहीं किया है। एम्बर ने भी अगर पिछले आप 4-5 साल का मुँह देखें, हाँ डिक्सन जितना अच्छा नहीं किया है, लेकिन एम्बर भी इतना ख़राब नहीं रहा है। तो उस हिसाब से मेरा तो ये मानना है कि एम्बर है, डिक्सन है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ये सारे के सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है। अगर आप लकी थे, अगर आपको मिल गया, श्रेय पता तकलीफ क्या है इन स्टॉक्स में ना, इन लेवल पर कैसे बोलूँगा किसी को एंट्री के लिए। डिक्सन मैंने फिर भी बोला था 8,000 पे, 9,000 पर, लेकिन अब थोड़ा सा डर लगता है इन लेवल्स पर। तो क्या यहाँ से मतलब आने वाले टाइम में बिकवाली आ सकती है या फिर ये और स्काई रॉकेट होगा? बहुत बहुत टफ है कहना, बहुत टफ है कहना। इरिडा पे भी सवाल आया है सर, रॉयल फैमिली एंड फ्रेंड्स पूछ रहे हैं, ये स्टॉक भी काफ़ी बजिंग स्टॉक है, इस पे भी मतलब लोगों के पोर्टफोलियो में है, ये क्या कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है? रख सकते हैं हम इरिडा को? नहीं, रख सकते हैं श्रेया। अब मेरे ख्याल से अच्छे सेक्टर से है, अच्छा स्टॉक है, करेक्ट भी हो चुका है, तो एटलीस्ट ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में तो रख ही सकते हैं। कोर पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना है ये तो खैर थोड़ा टफ होगा। ध्यान रखिएगा अपने आईपीओ प्राइस से ये स्टॉक अब मेरे ख्याल से करीब 6 गुना है, जी, 5 या 6 गुना है ना। तो इसके लिए लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये रख सकते हैं। विवेक गुप्ता का सवाल है, नमस्ते फ्रॉम एम्स्टरडैम। वेरी गुड विवेक जी, थैंक यू सो मच। वाई आर वी नॉट डिस्कसिंग new generation small cap and macro cap stock like DVGITORQ ट्रांसफ़र? विवेक जी, मैं आपके इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और मैं पढ़ूंगा इनके बारे में, क्योंकि देखिए मुझे भी नहीं पता था ये सब थोड़ा स्टॉक्स के बारे में। मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको जवाब दूंगा, वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर, इंस्टाग्राम के और रुक करते हैं। यहाँ पे भी हमारे साथ 300 से ज़्यादा दर्शक जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध पूछ रहे हैं येस बैंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से। सर येस बैंक का दिन मतलब इस साल में अभी तक देखें आप तो 12% तक करेक्ट हो गया, 6 महीने में तो 17% तक करेक्ट हुआ है। क्या करें जिनके पोर्टफोलियो में वो तो येस बैंक पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे को हैरानी होती है कि लोग इस स्टॉक पर अभी भी सवाल पूछते हैं। तो इसके लिए देखिए, पता है येस बैंक के साथ तकलीफ क्या है? आप येस बैंक की शेयर होल्डिंग उठा के देखिए, मेरे ख्याल से इस समय हिंदुस्तान में रिटेल के पास अगर एक स्टॉक है ना सबसे ज़्यादा, वो यही स्टॉक है, येस बैंक। तो इसके लिए पब्लिक को क्या है ना, छोटे स्टॉक में बड़ा पैसा बनाने का सोचना है। यही रिटेल को आप बोल दो कि नहीं येस बैंक की जगह एचडीएफसी बैंक ले लो, येस बैंक पिछले 1 साल में वहीं का ही पड़ा है, एचडीएफसी बैंक 1400 का 1800 हो गया, है ना श्रेया। तो क्वालिटी के साथ रहिए। देखिए येस बैंक में बड़ा ट्रिगर आएगा जब फाइनली गवर्नमेंट कहेगी कि अब ये स्टेबल हो गया है और अब हम एसबीआई की होल्डिंग जो है किसी स्ट्रैटेजिक प्लेयर को बेच सकते हैं। अगर तो वो आ गया तो ये स्टॉक एक बार के लिए 20 का 40 हो जाएगा। अगर नहीं आया तो ये 20 रुपये के आसपास कंसोलिडेट करेगा। तो इसमें ना जल्दबाजी क्या है, प्रीएम क्यों करना है? गवर्नमेंट को आके कहने दीजिए, जब कह देंगे भले ही 10% महंगा लीजिए, लेकिन कम से कम 20 के बजाय 24 पे लीजिए, लेकिन कम से कम 40 की विजिबिलिटी तो होगी आपके पास। इस हिसाब से इस स्टॉक को अप्रोच करिए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। ठीक है, तो एंड करें आज? अच्छा, एक और सवाल एक सवाल से आके नंदी किसान जी पूछ रहे हैं, हिंद कॉपर आज टूटा है बुरी तरीके से, 7% तक टूट गया। ये एफएनओ का टॉप लूजर था। टॉप लूजर एफएनओ का, क्या कोई वजह खास वजह? बैन से बाहर आया था, बैन से हर कोई वेट कर रहा था बैन से बाहर आया और पिटाई कर दें इसकी। ये मतलब वो कुछ होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में टीचर आती है वो कहती है कि तुम क्लास से बाहर जाओ, तो ये वो वाला मामला था इसका। बैन से बाहर आया और बैन से बाहर आते ही पिटाई हो गई इसकी। थोड़ा बहुत कॉपर प्राइसेस का भी आई थिंक इशू चल ही रहा है श्रेया, इस वजह से। और चाइना भी पोर्टफोलियो में वो क्या करेंगे? ना पोर्टफोलियो स्टॉक तो ये है ही नहीं। पोर्टफोलियो स्टॉक्स तो मेटल्स कभी होने ही नहीं चाहिए, ये तो ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, इनको आप हमेशा एज ट्रेडिंग स्टॉक देखिए। पोर्टफोलियो में इनको रखिए भी मत मेरे ख्याल से। ये सारे के सारे स्टॉक्स ना, ये बहुत ज़्यादा इनका 10 साल का ट्रेडिंग इतिहास उठा के देख लीजिए, इसको छोड़िए, टाटा स्टील का 10 साल का ट्रेडिंग इतिहास उठा के देख लीजिए। कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स है ही नहीं, ये मेटल्स हैं, ये ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के साथ सीजन। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चुका है वाइंड अप करने का। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस
लीव वेकेशन वाले मोड में भी 800 से लोग से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुलाकात होगी कल मार्केट के पंचनामा में, तब तक के लिए देखते रहिए CNBC आवाज़।